सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 12 रहने वाला है हम लोग का रेलवे पीवाई की सीरीज़ का। एंड यस, रेलवे के लिए साइंस का वन शॉट करवा दीजिए। टेक्नीशियन में वेटेज ज़्यादा है, प्लीज़ फ्रॉम बिहार एंड करंट अफेयर भी बता दीजिए। तो बिल्कुल करवाएंगे हम, ठीक है। कल अनाउंसमेंट मिलेगा आपको वीडियो, ठीक है, जिसमें कि मैं सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि सारी चीज़ों को लेके मैं पहले प्लान कर लूँगा, देन चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो कल मैंने प्लान कर लिए, कल अनाउंसमेंट होगा जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे जो हमारा ALP टेक्नीशियन, ठीक है, RP FSI, इन सब एग्ज़ाम की जो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं रेलवेज़ की, उसके लिए हम कैसे GK और साइंस दोनों कवर करने वाले हैं। वन शॉट, ये सारी चीज़ें सब कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको। और बस तैयार रहिए कि ये जो हमारे पास 35 से 40 दिन का समय है, कुछ एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा समय है, 45-50 दिन का भी समय है, लेकिन हम रफली 35 से 40 दिन का लेके समय चलेंगे। और इस समय में मैं आपका पूरा जितना भी रेलवे का GK का पोर्शन है, GK प्लस साइंस, सब कुछ ख़त्म करवा देने वाला हूँ। कल अनाउंसमेंट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इज़ दैट क्लियर? स्टार्ट करें। लेक्चर 12 पहला क्वेश्चन ये रहा। Which of the following devices is used to measure relatively high temperatures such as are encountered in furnaces? जो बहुत भयंकर टेम्परेचर होते हैं, उसको, उस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? हैप्पी लक्ष्मी पूजा। आज लक्ष्मी पूजा है क्या? पता नहीं यार। गुड इवनिंग सर। ओके, जो भी आपका टारगेट है RP FSI या फिर जो भी एग्ज़ाम है, सबको लेके हम लोग कल सारी चीज़ें देखेंगे। तो रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, बोलो भाई बोलो मीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो बोलो का मतलब होता है बीम या फिर रे, ठीक है। तो इससे ये मत समझना कि इससे ये मेजर किया जाता है कौन कितना बोलता है, नहीं, इससे मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इससे क्या मेजर किया जाता है? एक सेकेंड। इसे मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। पायरोमीटर, और पिछले लेक्चर के नोट्स में एक करेक्शन है, लास्ट में आपको बता दूंगा क्या करेक्शन है। मतलब नोट्स में थोड़ा सा एरर हो गया था। वो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट थे पहले, 25 हो चुके हैं अभी, 8 शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल हो चुके हैं अभी, तो उसको रिवर्स हो गया था वो नोट्स में, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं लास्ट में एक बार बता दूंगा आपको। पैरोमीटर इसका आंसर होगा। एमीटर आपको पता है, इट इज़ यूज टू मेजर दी करंट, जो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़रा जल्दी से बताएंगे। बैरोमीटर का यूज़ हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हाइग्रोमीटर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? हाइटोमीटर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, ठीक है। और सीस्मोग्राफ का हम यूज़ किसके लिए करते हैं? सीस्मोग्राफ, ठीक है। और फ्लक्स मीटर, तो भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको मेजर करने के लिए हम फ्लक्स मीटर का यूज़ करते हैं। बैरोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो इससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, आर्द्रता को यानी। और हाइटोमीटर से बात करेंगे तो हाइटोमीटर से मेजर करते हैं रेनफॉल। एंड सीस्मोग्राफ से अगर बात करेंगे तो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, जिनको कि हम सीस्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मोग्राफ यूज़ किया जाता है। अभी CGL में एक सवाल पूछा गया था कि सीस्मोग्राम, मतलब इस तरह से कुछ एसोसिएटेड क्वेश्चन था जहाँ पे आपको सीस्मोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। तो सीस्मोग्राम एक रिकॉर्ड होता है। तो जब सीस्मोग्राफ में इन अर्थक्वेक वेव्स को प्लॉट किया जाएगा तो ये जो सारा पूरा ग्राफ बनेगा ना, तो उसको सीस्मोग्राम उस रिकॉर्ड को बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटरिक ऑक्साइड? इनमें से एम्फोटरिक ऑक्साइड कौन सा है? भाई एम्फोटरिक का मतलब क्या होता है? तो एम्फोटरिक का मतलब ये होता है जो ईंट से ईंट बजा सके। मतलब देखो होता क्या है कि जो हमारा मेटल का ऑक्साइड होता है, नहीं, वो हाइड्रोमीटर वो अलग होता, वो हाइड्रोमीटर होता है। जो आप वाटर का बता रहे हो हाइड्रो होता है, ये हाइग्रो ध्यान रखिएगा। तो हाइग्रो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ह्यूमिडिटी होता क्या है? अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है जिसको हम पूर्ण आर्द्रता बोलते हैं, और एक सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एयर की कितनी कैपेसिटी है ऑफ होल्डिंग दी मॉइस्चर कंटेंट। रिलेटिव का मतलब उसकी कैपेसिटी कितने हैं और उसके अवज में उसने कितने परसेंटेज को होल्ड कर रखा है। ठीक है। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय होते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं। तो होता क्या है कि जो मेटल का ऑक्साइड है, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है, बेस के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई बेस से रिएक्शन से कुछ नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं। यानी कि आप ईंट से ईंट नहीं बजा सकते हो। तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है तो एसिड से रिएक्शन कर जाएगा। वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है तो ये आराम से बेस से रिएक्ट कर लेगा। क्योंकि ये बेस है, एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये एसिडिक है, ये बेस है, अगेन सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीकरण अभिक्रिया। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है कैसी होती है, एक्सो या फिर एंडोथर्मिक नेचर में होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब आयरन तो मेटल है सर, बेसिक नेचर का होगा। कॉपर भी मेटल है, बेसिक नेचर का। एल्यूमिनियम भले एक मेटल है बट इसका जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। जैसे जो हमारा जिंक ऑक्साइड होता है वो भी एम्फोटेरिक नेचर का ही होता है। ये भी कैसा होता है, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है। और बस, और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक क्या क्वेश्चन पूछा था, किस नेचर का होता है, एक्सो होता है कि एंडो होता है। तो ध्यान रखिएगा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। सर हेलो सर, वीडियो प्राइवेट क्यों करते हो? वीडियो जो प्राइवेट होती हैं वो आपकी होती हैं जो बैच की क्लासेस होती हैं, सारी नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप कि ये बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, व्हाट आर बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, और बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन भी रेलवे में पूछा गया, आज ही मैं देख रहा था एक प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है। तो जल्दी से बताइए बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स और उनके एग्जाम्पल्स। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट आइलैंड, ठीक है, द फर्स्ट आइलैंड टू ऑपरेट सी प्लेन सर्विसेज, समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? मजूली है, अंडमान एंड निकोबार है, नील द्वीप है या फिर दीव? चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट आइलैंड टू ऑपरेट सी प्लेन सर्विसेज, इट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मजूली आइलैंड की अगर बात करेंगे तो कहाँ है, ये असम में है मजूली आइलैंड। ठीक है। कौन बनाता है मजूली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, यानी रिवर के द्वारा बनाया गया आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि जब ब्रह्मपुत्रा रिवर इस तरह से आती, यू टर्न मारती नामचा बरवा से और ढुबरी से साउथवर्ड टर्न मार के असम से चली जाती बांग्लादेश में, तो यहीं बीच में ही ये मजूली आइलैंड बनाती है और यहीं पे मजूली फेस्टिवल भी होता है असम में। अंडमान निकोबार इसका सही आंसर होगा। अंडमान एंड निकोबार की अगर बात करें तो इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड ऊपर है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड नीचे है आपके। ये नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है। इसके बाद आपको एक लैटिट्यूड देखने को मिलता है। लैटिट्यूड का जब आपको बताना है कौन सा लैटिट्यूड है, देन आपका कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार की कैपिटल जो पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नया नाम अभी क्या हो चुका है, जल्दी से बताएंगे पोर्ट ब्लेयर का नया नेम। तो ये जो पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल है ये आपकी सिचुएटेड है साउथ अंडमान में, जिसका नाम हो चुका है अभी श्री विजयपुरम। मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में यहाँ पे कहीं पे आपका लोकेटेड है बैरन वोल्केनो। ठीक है, जो हमारा एक वोल्केनो है। और यहाँ पे आपका सिचुएटेड है नारकोंडम, जो कि आपका एक डॉर्मेंट वोल्केनो है। ये बैरन आपका एक्टिव है, नारकोंडम जो है आपका वो डॉर्मेंट नेचर का है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की वो सैडल पीक है और वो भी सिचुएटेड है कहाँ पे, नॉर्थ अंडमान में। इसकी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वह माउंट थ्विलर और वो सिचुएटेड है आपके ग्रेट निकोबार में। ये है आपका ग्रेट निकोबार। ध्यान रहे कितनी चीज़ें। और ये आपका 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री नंबर लैटिट्यूड है, जिसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, तो ये अलग करता है डंकन पैसेज।
डंकन पैसेज, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कैंपबेल नेशनल पार्क, ठीक है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में ही। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ अराकान योमा हिल्स, एक्सटेंशन ऑफ अराकान योमा जो हिल्स हैं जब म्यांमार में। अब एक्चुअल में अराकान योमा खुद क्या है, ये हिमालय का एक्सटेंशन। अगर हम देखें तो इस तरह से जो हमारे हिमालय रन होते हैं तो इस तरह से आते हैं अरुणाचल में, देन इसके बाद यहाँ पे म्यांमार में जाते हैं जिनको अराकान योमा बोलते हैं, देन ये खो जाते हैं यहाँ पे। देन वही बोला गया कि वही उसी का ही उठा हुआ या फिर जो हमें प्रतीत होता है भाग जो हमें दिखता है बे ऑफ बंगाल में, वो है आपके अरेबियन, जो बे ऑफ बंगाल में जो आपके अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, तो दे आर एक्सटेंशन ऑफ अराकान योमा हिल्स ऑफ म्यांमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके एरिस्टोटल, थेल्स, इराटोस्थेनीज या फिर टॉलमी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? रानी झांसी पार्क भी है, बिल्कुल। वीर सावरकर एयरपोर्ट है। लोएस्ट यूटी, बिल्कुल बहुत सही, शर्मा जी ने ऐड किया है कि यहाँ पे जो यूटी है आपकी, इट इज़ द यूटी विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, बिल्कुल। चलो, मोहम्मद फयाज़, अगर आपको ये लॉजिक समझना है तो जो एसएससी जीके बैच 3.0 का अनाउंसमेंट वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, सारे लॉजिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कंसिडर करते हैं? इराटोस्थेनीज को कंसिडर करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। द इंडियन और एक चीज़ और आंसर दीजिएगा, फादर ऑफ जियोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ जियोलॉजी, तो ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ जियोलॉजी हम बोलते हैं जेम्स हटन को। जियोलॉजी क्या चीज़ होती है? जियोलॉजी जब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं, आपने क्रस्ट, मैंटल, कोर पढ़ा होगा, तो उसके इंटीरियर की स्टडी को जियोलॉजी बोलते हैं। जरा कमेंट में बताइए, क्रस्ट, मैंटल और कोर बाई वॉल्यूम और बाई मास कितने % होते हैं पूरी अर्थ सरफेस का? क्रस्ट किसका बना होता है, मैंटल किसका बना होता है और कोर किसका बना होता है? जल्दी से अगला क्वेश्चन आंसर करिए। चलिए, तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, बाई मास और बाई वॉल्यूम कितना % है? तो ध्यान रखिएगा, बाई मास हो चाहे बाई वॉल्यूम, क्रस्ट आपका 1% है, फिर स्लाइटली लेस देन 1% है। बाई मास अगर बात करेंगे तो 68% ये है, और बच गया कितना? ये आपका 69 हो जाएगा, यानी कि बच गया आपका 31%। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये 84% हो जाएगा और बच गया आपका 15%। ये बना हुआ है सियाल, दैट इज सिलिका और एल्यूमिनियम का। ये बना हुआ है सीमा, दैट इज सिलिका और मैग्नीशियम का। ये बना हुआ है नीफे, एफ फेनी, निकल और आयरन का। जो कोर होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर है और ये इनर कोर है। आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। आउटर कोर में जो लिक्विड पार्ट है, इसी की वजह से अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। अब इनकोस्पार की अगर बात करें तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? व्हाट इज इनकोस्पार, ये है क्या चीज़? तो इनकोस्पार स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च, फॉर स्पेस रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। ये स्टैब्लिश हुआ था उसी साल जिस साल हमने चाइना के साथ युद्ध लड़ा था, 1962 किलोमीटर। कुछ याद आया क्या? जल्दी से बताइए। देन इसी की जगह पे इन द ईयर 1969 इसरो स्टैब्लिश होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो इसरो है ये जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में इन द ईयर 1972। 1971 में कुछ हुआ था, 1973 में कुछ हुआ था, बता दीजिए। 1962 किलोमीटर से अंडमान और निकोबार जो हमारा सबसे लंबी कोस्ट लाइन बनाते हैं, जो अभी हमने पीछे देखा था, वो 1971 को लॉन्च हुआ था आपका रामसार कन्वेंशन, ठीक है। रामसार कन्वेंशन हुआ था 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, कहाँ से लॉन्च हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो खुद पहला नेशनल पार्क है कंट्री का, स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1936, 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुआ था। करंट में इसरो के चेयरमैन कौन है? कमेंट में आप बताएंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ डैश बेसिक एलिमेंट्स, हाईवेज, ओके सॉरी, ठीक है,
इस क्वेश्चन को मैंने एक्चुअल में रिप्लेस किया था। यहाँ पे क्वेश्चन था भारतमाला परियोजना किससे मतलब किससे रिलेटेड है। तो पहले तो ये बता दीजिए, ऑप्शन ले लीजिए, भारतमाला परियोजना किससे रिलेटेड है। इस क्वेश्चन के आप आंसर ऑप्शन ले लीजिए 4, 5, 6, 7। इंडियन फिलोसफर के हिसाब से जो उतनी भी हमारी चीज़ें हैं कौन से कितने बेसिक एलिमेंट की बनी हुई हैं, तो ये बनी हुई हैं 5 बेसिक एलिमेंट की, जिनको हम पंचतत्व बोलते हैं। पंचतत्व क्या है? एयर यानी वायु, फायर यानी अग्नि, अर्थ यानी कि आपका पृथ्वी, और आपका वाटर यानी कि जल, और आपका स्काई यानी कि आकाश। तो ये पंच तत्व होते हैं जिससे कि हमारा मैटर बना हुआ है। यही चीज़ हमारी बोली थी किसने? कन्नड़, जो हमारे इंडियन फिलोसोफर हैं, जिन्होंने कौन सी फिलॉसफी दी थी? ध्यान रखिएगा, वैशेषिका जो फिलॉसफी है वो कन्नड़ ने दी थी। तो इनके अनुसार जितना भी हमारा मैटर है वो आपके इनडिविजिबल पार्टिकल परमाणु से बना हुआ है, जिसको कि हम अभी एटम के नाम से जानते हैं। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी जरा बताएंगे। और जो हमारी भारतमाला परियोजना है वो एसोसिएटेड है हाईवेज से, आपकी जो ठीक है हाईवेज से। और ये जरा कमेंट बताएंगे उड़ान जो स्कीम है ये किससे एसोसिएटेड है? उड़ान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाई अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे? तो अगर हम इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इंडिया कितने कंट्रीज़ के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? तो इंडिया बना डॉल्टन, बिल्कुल सही है, जॉन डॉल्टन। और जो आपका उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक, उसका फुल फॉर्म है, इट इज़ एसोसिएटेड विद दी एयरवेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इंडिया 7 देशों के साथ बनाता है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री। सभी को पता होगा, बचपन में MBA करके हम याद करते हैं इसको, कि बचपन में MBA। टोटल लेंथ कितनी है इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री की? तो 15,106 किलोमीटर टोटल लेंथ है, जिसमें सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ है, कितनी? 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितनी शेयर करते हैं? अभी आपको पता है SCO दैट इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रखी है, जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर विजिट किए हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान के साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट में, पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ सबसे पहले तो हमारा गुजरात शेयर करेगा, देन राजस्थान शेयर करेगा, गुजरात और राजस्थान के बाद यहाँ पे पंजाब शेयर करेगा, देन ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्योंकि लद्दाख कुछ इस तरह से, तो जम्मू और कश्मीर लद्दाख दोनों दो यूटी है हमारी, JNK और लद्दाख। पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारे शेयर करते हैं बॉर्डर विद दी पाकिस्तान। तो हिमाचल प्रदेश शेयर नहीं करेगा यहाँ पे, तो इसको आप हटा सकते हैं ऑप्शन से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं JNK है, JNK यहाँ पे भी है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, और यहाँ पे क्या है? गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ हम कितनी मतलब लंबी सीमा साझा करते हैं, तो ये है आपकी 3323। मैंने याद कैसे करवाया था कि 4 बार 3 ऐसे याद कर लो और सेकंड लास्ट वाले को 2 कर देना। ये चीज़ सबसे शॉर्टेस्ट किसके साथ शेयर करते हैं? ये तो आपको पता होगा ना, ये बांग्लादेश है, चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये म्यांमार है, ये भूटान है, ये अफगानिस्तान है। ये जो अफगानिस्तान है इसके साथ सबसे कम सीमा साझा करते हैं, 106 किलोमीटर मात्र। ठीक है, म्यांमार और क्योंकि जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इनकी यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स क्या, ये सारे कभी कभी पूछ लेता है। जैसे बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? कबड्डी है। कैपिटल यहाँ की ढाका है, करेंसी यहाँ की टका है। यहीं पे हेडक्वार्टर है किसका? बीम्स्टेक का। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल में है। सार्क बना बांग्लादेश में था लेकिन उसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, यहाँ पे चाइना की बात करें तो येन यहाँ की क्या है? येन यहाँ की करेंसी है और बीजिंग यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। अफगानिस्तान की अगर बात करेंगे तो डारी और पश्तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है शोरा। ठीक है, शोरा यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। भूटान की अगर बात करेंगे तो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स आर्चरी यानी कि तीरंदाजी है और भूटान की कैपिटल है आपकी थिम्फू, करेंसी है नगल्ट्रम। ठीक है, और अगर हम बात करें म्यांमार की तो म्यांमार की जो कैपिटल है ये म्यांमार रहा आपका, ये म्यांमार रहा आपका, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ नैपिडॉ। और यहाँ की जो करेंसी है वो है क्यात। यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो सिंचोने है। ठीक है, यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कौन से रिलीजन को फॉलो करती है? बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। इसका पुराना नाम क्या? बर्मा। श्रीलंका का पुराना नाम जरा जल्दी से कमेंट बताएंगे। किस कंट्री का पुराना नाम रोडेशिया था? और ये पता होना चाहिए कि म्यांमार के साथ कौन सी हमारी स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसको हम याद करते हैं अरुणा मामी। ये अरुणाचल है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। तो अरुणा मामी करके इसको हम याद रखते हैं। हमारे भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो ये अरुणाचल प्रदेश है जो कि चाइना, म्यांमार और
भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और दूसरा सिक्किम है जो नेपाल, भूटान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। सीलोन यहाँ का पुराना नाम था, CEYLON। पूरे वर्ल्ड में किसी देश की अगर पहली महिला प्रधानमंत्री थी तो वो श्रीलंका की थी। कोई नाम बता सकता है उनका? फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री। देन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे और भी मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था। सिन्हली, अच्छा ठीक है, सिन्हली तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये मैंने नहीं पूछा, तो कुछ और क्वेश्चन पूछा था। सर आपका ऐप कौन सा है? परमार अकेडमी ऐप है, ठीक है, परमार क्या? अच्छा रोडेशिया, ये रोडेशिया पूछा था मैंने। जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे का ये आपका क्या है? आपका पुराना नाम है। और एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, वो चीज़ ये है कि जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में अगला क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2027 में खेला जाएगा, और उसके अगला 2031 वाला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया और बांग्लादेश में खेला जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अभी। बाकी अगर कभी और पूछ ले, जैसे पाकिस्तान तो देख लिया, अच्छा बाकी से अगर पूछ ले, जैसे कि सब कुछ हमने याद कर रखा है, जैसे बांग्लादेश से अगर पूछ लेगा कि बांग्लादेश से कौन कौन से हमारे भारत के राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो उसको बड़ी आसानी से याद करने की ट्रिक ये होती है कि मैम टेक वाटर, ऐसे याद कर लो, मैम टेक वाटर। तो एम से हो जाएगा मणिपुर, सॉरी एम से हो जाएगा मेघालय, ए से हो जाएगा असम, एम से हो जाएगा मिज़ोरम। मैं लिख देता हूँ, ये मेघालय हो गया, ये असम हो गया, ये आपका मिज़ोरम हो गया, मणिपुर शेयर नहीं करता है, टी से त्रिपुरा हो गया, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल हो गया। नेपाल के साथ कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं स्टेट्स हमारे? नेपाल के साथ कौन करते हैं और भूटान के साथ कौन करते हैं? जल्दी से, क्योंकि यही पूछने के चांसेस होते हैं। तो नेपाल के साथ अगर बात करेंगे तो इसको याद करते हैं सुब्बू से, सुब्बू से याद कर लेते हैं। ये सिक्किम हो गया, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, ये बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल हो गया, और ये आपका हो गया उत्तराखंड। भूटान से अगर याद करें तो भूटान से बासा याद करते हैं, बासा। तो बी से आपका हो जाएगा बंगाल, ए से हो जाएगा असम, एस से हो जाएगा सिक्किम, और ए से हो जाएगा कौन सा बच गया? अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल। तो ये आपको याद रखना है, सुब्बू, बासा, मैम टेक वाटर, ये 3-4 याद रखेंगे तो याद हो जाएंगे। बाकी चाइना का तो यार आपको पता होना चाहिए। चाइना का यहाँ पे लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल है। चाइना के साथ ये शेयर करते हैं। बाउंड्री पता होनी चाहिए कि कहाँ की बाउंड्री को क्या बोलते हैं और कौन सी CAPF गार्ड करती है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है वो सर साइरिल रेडक्लिफ ने इसकी खींची थी, बाउंड्री कमीशन सेटअप किया गया था, क्योंकि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान ही हुआ करता था। तो रेडक्लिफ लाइन है, चाइना के साथ हमारी मैकमोहन लाइन है, एंड अफ़गानिस्तान के साथ डूरंड लाइन है यहाँ पे अफ़गानिस्तान और इंडिया का, या फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच में। यहाँ पे पड़ता है आपका सियाचिन ग्लेशियर बीच में, जो पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है। क्या ये चीज़ आपको पता है? सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है पूरे वर्ल्ड का? ये सब लिखा हुआ है आपके सर, मैं बता चुका हूँ। लैम्बर्ट ग्लेशियर है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में पड़ता है ये, ठीक है। फेडिचेनको जो है, फेडिचेनको, ये आपका कहाँ पड़ता है? फेडिचेनको ग्लेशियर। फेडिचेनको ग्लेशियर नॉन पोलर एरियाज़ का सबसे लंबा ग्लेशियर है। नॉन पोलर एरियाज़ का दूसरा सबसे लंबा है सियाचिन, जो किस रेंज में सिचुएटेड है? काराकोरम जो रेंज है उसमें सिचुएटेड है वो सियाचिन, ठीक है। 1984 में जहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट किया गया था। पाकिस्तान और जो हमारा बांग्लादेश है यहाँ पे कौन सी CAPF है? BSF है। नेपाल और भूटान में SSB गार्ड करती है, और चाइना वाला जो तिब्बत वाला बॉर्डर है वहाँ पे ITBP गार्ड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर? इनमें से संतूर से कौन संबंधित नहीं है? अमजद अली खान नहीं है, तरुण भट्टाचार्य नहीं है, शिव कुमार शर्मा नहीं है, फिर भजन सापोरी नहीं है। बिल्कुल सीमा आही सही है। इस पर बाइफो, बाल टोरो, ये सब आपके काराकोरम रेंज में ही हैं। फेडिचेनको किसी ने बताया नहीं फेडिचेनको कहाँ पे है? ताजिकिस्तान में, ध्यान रखिएगा। जॉनसन लाइन, बिल्कुल जॉनसन लाइन वो हम नहीं मानते। जॉनसन लाइन वो बोलता है चाइना, वो चाइना मानता है। चाइना मैकमोहन नहीं मानता है, हम जॉनसन नहीं मानते हैं। तो भैया उस्ताद अमजद अली खान नहीं होंगे, क्योंकि ये सरोद वादक हैं और इनको सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। सरोद वादक एक और नाम बता दीजिए जल्दी से, जो कि मैहर घराने के फाउंडर भी हैं। तरुण भट्टाचार्य भी हैं, शिव कुमार शर्मा भी हैं, भजन सोपोरी भी हैं, और आपके उल्लास बापत भी हैं। उल्लास बापत हैं। शिव कुमार शर्मा के बेटे राहुल शर्मा भी हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि भाई शिव जी के भजन बड़े उल्लास से गाए जा रहे हैं,
ठीक है। तो संतूर वादक, जो कि एक संतूर किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, जरा बताएंगे किस तरह का वाद्य यंत्र है। सरोद सम्राट अमजद अली खान को बोलते हैं, जो कि किसके बेटे हैं, अलाउद्दीन खान के बेटे हैं। अलाउद्दीन जो खान है ये मैहर जो घराना है मध्य प्रदेश का, उसके फाउंडर हैं ये मैहर घराना। इसी मैहर घराने से बिलोंग करते हैं पंडित रविशंकर सितार वादक। उनकी जो पहली वाइफ थी अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वादक जो हैं वो इसी से एसोसिएटेड हैं। जो हमारे फ्लूट बजाते हैं कौन, हरिप्रसाद चौरसिया, वो भी मैहर घराने से बिलोंग करते हैं। चाहे संतूर हो या सितार हो, ये सब तंतु वाद्य यंत्र में आते हैं। तंतु वाद्य यंत्र का मतलब होता है जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें कि स्ट्रिंग्स देखने को मिलती हैं वो, ठीक है। द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी इज, आकाश गंगा जो हमारी है उसके सबसे निकट सर्पिल आकाश गंगा के डैश है। पिनव्हील गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ड्वार्फ गैलेक्सी या फिर सनफ्लावर गैलेक्सी। सर इतना याद कैसे करूं भाई, याद तो करना पड़ेगा तृप्ति जी, ठीक है। एंड्रोमेडा सही है शर्मा जी, भूमिका गुप्ता एंड्रोमेडा, ठीक। सर ऐप में PDF में प्लीज़ क्वेश्चंस डाल दिया करो। अच्छा, अनुष्का शंकर ऑल्सो, बिल्कुल। अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर की बेटी हैं, वो भी सितार वादक ही हैं, ठीक है। सितार वादक की अगर हम बात करें तो आपके हो जाएंगे इमरात खान हो जाएंगे, ठीक है। और हमने कैसे याद किया था, विलायत उस्ताद विलायत खान हो गए, इमरात खान हो गए, अनुष्का शंकर हो गए, रविशंकर हो गए, और हमारे जो कौन हो गए, निखिल बनर्जी, वो भी आपके एसोसिएटेड हैं सितार से ही। बात अगर करें नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये हमारी गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी मतलब जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, द ओनली नोन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जो कैसे बना था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, बिग बैंग थ्योरी इसको लेकर दी गई है। बिग बैंग थ्योरी ये किसने दी थी, जरा बताएंगे। तो ये माना जाता है कि 13.8 बिलियन यानी अरब साल पहले एक इनफाइनाइटली स्मॉल हॉट डेंस पार्टिकल था जिसमें कि बहुत भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। ये थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमाइटर ने, और उस एक्सप्लोजन की वजह से ही बनता है पूरा हमारा यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, और उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, और उसमें मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, और उसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल है। सोलर सिस्टम को एवोल्यूशन के लोग कौन सी थ्योरी दी गई थी, और वो थ्योरी किसने दी थी, ये बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पहली बात तो सही आंसर हो जाएगा। सोलर सिस्टम को लेकर जो थ्योरी दी गई है वो है नेबुलर लैप्लेस थ्योरी। नेबुला एक रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस को बोलते हैं नेबुला। तो नेबुला ये माना जाता है, नेबुलर हाइपोथेसिस इसको हम बोलते हैं इस थ्योरी को। तो ये हाइपोथेसिस दिया था सबसे पहले तो इमैनुअल कांत ने, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ कांत, इमैनुअल कांत, और इस पे बाद में जो है काम किया था लैप्लेस ने। तो इसीलिए इसको नेबुलर लैप्लेस थ्योरी बोलते हैं कि किस तरह से पहले एक नेबुला था रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, उसी से ही हमारा सन एट द सेंटर और 8 प्लैनेट्स उसके अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनका फॉर्मेशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। बाकी आप सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग बाकी चीज़ें आप रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फिनोमिना है सोलर सिस्टम बनने का, ये कब स्टार्ट हुआ था। तो रफली माना जाता है 4.7 बिलियन ईयर्स से कोई उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। और हमारी अर्थ की जो एज है वो कितनी मानी जाती है, तो हमारी पृथ्वी की उम्र जो है 4.5 बिलियन ईयर से वो मानी जाती है। बाकी सोलर सिस्टम को लेकर आप बाकी चीज़ें भी रिकॉल करिए, जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा। अब कॉन्स्टिलेशन में अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा कॉन्स्टिलेशन है जो 7 तारों से मिलकर बना हुआ है, कौन सा कॉन्स्टिलेशन है जिसको कि हम दी हंटर के नाम से जानते हैं, कौन सा कॉन्स्टिलेशन यानी जो ग्रुप ऑफ स्टार है जो डब्ल्यू शेप का है, कौन सा कॉन्स्टिलेशन है जो कि आपका क्रॉस शेप का है। तो कौन से कॉन्स्टिलेशन है, तो 7 तारों का जो बन के बना हुआ है दैट इज़ योर सप्तऋषि, जिसको हम उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सप्तऋषि, उर्सा मेजर, इसका एक एस्टेरिज्म है। एस्टेरिज्म क्या होता है, जो एक पैटर्न ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है बिग डिपर करके, बिग डिपर इसमें एक एस्टेरिज्म है। हंटर करके है जो द ओरियन, ठीक है। ओरियन जो कॉन्स्टिलेशन है ना, ओरियन वो है, और ओरियन का जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वो द रिगल नाम है उसका, रिगल। डब्लू शेप का है कैसियोपिया, ठीक है, कैसियोपिया ये है आपका। और क्रॉस शेप का जो देखने को मिलता है वो सिग्नस है।
तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखेंगे। बाकी तो आपको वो मैं पढ़ा ही चुका हूँ कि सन किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम का 3:1 के रेशियो में है, न्यूक्लियर फ्यूजन से अपनी एनर्जी जनरेट करता है। कौन सा विजिबल पार्ट ऑफ द सन होता है, क्रोमोस्फियर होता है। सबसे आउटर पार्ट क्या होता है, कोरोना होता है, और क्रोमोस्फियर उसका विजिबल पार्ट होता है। देन हमारे 8 प्लैनेट के बारे में आपको बता चुका हूँ, इंटीरियर प्लैनेट और एक्सटीरियर प्लैनेट। जरा कमेंट बताएंगे सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला कौन सा प्लैनेट है हमारा, जिसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। द अर्लीस्ट डिसाइफर्ड एपिग्राफी ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया वॉज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो सबसे जो अर्लीस्ट एक जो हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते, तो सबसे पहले इनको डिसाइफर करने का काम किसने किया था? तो डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। कब किया था? 1838 में किया था, 1838 में किया था। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज और स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी दैट वाज प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में यूज़ हुई थी। और भी स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी, जैसे खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी, ग्रीक अरामिक स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी दैट वाज ब्रह्मी। अब स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में अंतर क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में ठीक है, जैसे कि मैं हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी लैंग्वेज में मैंने बोला, जैसे नहीं हमारे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है तुम कब आओगे ठीक है, तो एक ये लिखने का तरीका है, तुम कब आओगे, ऐसे लिखा जाएगा ना। और ये जो मैंने लिखा ये तुम कब आओगे, अब हैं तो दोनों सेम ही ना। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। ये हिंदी स्क्रिप्ट हो गई, ये इंग्लिश स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था अशोका के इंस्क्रिप्शंस में। अब अशोका के इंस्क्रिप्शंस में अगर बात करें और अशोका के एडिक्ट्स की अगर बात करें, तो अशोका के कुछ मेजर और कुछ माइनर एडिक्ट्स हैं। तो मेजर कितने हैं, जरा कमेंट में बताएंगे मेजर कितने हैं और किस एडिक्ट में कलिंग वॉर के बारे में मेंशन्ड है। और कुछ हमारे माइनर एडिक्ट हैं, माइनर रॉक एडिक्ट हैं, जिसमें कि अशोका का नाम अशोक देखने को मिलता है। ज़्यादातर में हमें देवनामी पियादसी यानी देवों के प्रिय इस तरह का वर्ड देखने को मिलता है। लेकिन कुछ माइनर एडिक्ट हैं जैसे कि गुज्जर का हो गया, मस्की का हो गया, ये आपके कर्नाटक में पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है देवनामी पियादशी अशोक, तो वहाँ से पता चलता है कि अशोक के हैं ये, ठीक है। 14 मेजर हैं और उसमें से जो 13th है उसमें कलिंग वॉर के बारे में मेंशन्ड है, कलिंग। और पहले वाले में मेंशन्ड है कि मारना पीटना नहीं, मारना काटना नहीं है, जो एनिमल्स है एनिमल सेक्रीफाइस ये सब नहीं करना है। और दूसरे में लिखा हुआ है कि रिलीजियस गैदरिंग नहीं करनी है, आपको इकट्ठा नहीं होना एक साथ। तो कलिंग वॉर जो लड़ा गया था 261 BC में, कलिंग कहाँ पे पड़ती है, उड़ीसा में जगह पड़ती है, तो वहाँ पे लड़ा गया था। और ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने आफ्टर कितने ईयर्स ऑफ हिज कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब ताजपोशी होती है, तो ताजपोशी के कितने साल बाद इन्होंने कलिंग वॉर लड़ा था। तो ध्यान रखना 8 साल बाद, 8 years लेटर, जब इनका ताजपोशी होती है उसके 8 साल बाद राधा गुप्ता की हेल्प से ये थ्रोन पे बैठे थे। कौन? अशोक। अशोक के फादर का नाम आप बताएंगे कमेंट में जल्दी से। और अशोक के जो बेटा और बेटी थे, कौन? संघमित्रा बेटी थी और महेंद्र इनके बेटे थे। इनको भेजा था इन्होंने कहाँ पे? श्रीलंका में इस धर्म का प्रचार करने के लिए। और इनके जो बेटे इनके फादर थे उनका नाम था बिंदुसार, जो कि मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं सभी लोग, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे, उनके बेटे बिंदुसार, उनके बेटे अशोक। तो बिंदुसार का हम नाम जानते हैं कि इन्होंने, बिंदुसार ने एक सीरिया के एक रूलर थे एंटियोकस I, उनसे इन्होंने क्या मांगा था? उनसे एंटियोकस I से इन्होंने मांगा था कि एक हमें फिलोसफर भिजवा दो, वाइन भिजवा दो और कुछ मतलब जो क्या बोलते हैं फिग, वो मंगवाए थे इन्होंने बिंदुसार ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11th नंबर, और यहाँ से आप सांची स्तूपा वगैरह भी रिकॉल कर सकते हैं। वैसे जो मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ चेतियागिरी विहार फेस्टिवल होता है। और महामोगुलेना और सारीपुत्ता के जो डिसाइपल्स थे बुद्ध जी के, उनके रिलिक्स को वर्शिप करने के लिए होता है। और जो पूरा क्या बोलते हैं स्तूपा का जो आर्किटेक्चर होता है वो सब हमें पता होना चाहिए कि अंड, हर्मिका, छत्र, मेधी, ये सब पता होना चाहिए, तोराना, ठीक है। विच द फॉलोइंग बिल्डिंग वॉज डिजाइंड बाई FW स्टीवेंस ने कौन सी डिज़ाइन करी थी? हार्निमन सर्कल, बॉम्बे सेक्रेटेरिएट, द टाउन हॉल बॉम्बे, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो ये डिज़ाइन किया गया था, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनस था उसको डिज़ाइन किया था FW स्टीवेंस ने। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर बात करें तो इन्होंने किस साल में, इन विच ईयर ही साइन दी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, किस साल इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है साइन करी थी? और ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने खुद का कोरोनेशन किया था इन द ईयर 1674। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी जल्दी से बताइए 1674 में इन्होंने खुद का कोरोनेशन किया था, जो रायगढ़ का किला था वहाँ पे, ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर, इन द प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग ऑफ जिंक। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जिंक की कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। एनोडाइजिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, एलॉइंग है या फिर ग्रीजिंग है? बिल्कुल 1665 और 16 हाँ सर, बुक कब आएगी? जल्दी आएगी, 1665। और इन्हीं दोनों साल में सर, भाई बुक के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि आपको अगले वीक तक बुक आपके हाथ में होगी, ठीक है। इन्हीं 2 ईयर्स अगर आपको याद हो तो 1665 में ही रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी और 1674 में एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, है ना। तो ये 2 साल वैसे भी साइंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खैर, इन दी प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाई अ कोटिंग ऑफ जिंक। तो जिंक की कोटिंग जब चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग नहीं, एनोडाइजिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाई जाती है और इसका यूज़ करके एक थिक ऑक्साइड की लेयर, एक थिक ऑक्साइड की कोटिंग या लेयर आप बोल सकते हो मेटल सरफेस में चढ़ाई जाती है कि सो दैट उसमें कोरोजन ना लगे, कोरोजन ना हो, वो कोरोड ना हो। गैल्वेनाइजेशन आपका एक फिजिकल प्रोसेस है, एनोडाइजिंग तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें जिंक यानी कि जस्ते का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन में मोस्टली हम कोटिंग करते हैं। आयरन में जो कोरोजन लगती है, जंग लगती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? एलॉइंग भी करी जाती है कोरोजन को रोकने के लिए, जहाँ पे हम 2 मेटल्स को, एलॉइंग सिर्फ कोरोजन को रोकने के लिए नहीं बल्कि और पर्पस, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, तो गोल्ड से हमारी ज्वेलरी बनती है, लेकिन ज्वेलरी कभी 24 कैरेट की नहीं होती है। सिक्के वगैरह होते हैं, उसके बिस्किट वगैरह होते हैं, वो तो हो जाते हैं 24 कैरेट के, लेकिन ज्वेलरी नहीं होती है। क्योंकि ज्वेलरी पहननी होती है और वो मतलब इतना सॉफ्ट होता है ना कि उसमें कुछ ना कुछ मिक्स, मतलब 22 कैरेट, मैक्सिमम 22 कैरेट की ज्वेलरी हो सकती है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया जाता है, कॉपर वगैरह, सो दैट वो थोड़ी सी हार्ड बन जाए। क्योंकि हमें पता है कि जो गोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल है, बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल है। मैलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, और सोनरस क्या होता है, और 1 ग्राम गोल्ड कितना हम खींच सकते हैं उसको, ठीक है। एंड ये बताइएगा कि जो रदरफोर्ड हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल का यूज़ किया था, वो कितने एटम्स थिक थी, वो कितने एटम्स थिक थे, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कब किया था और इससे डिस्कवर क्या किया था? तो एलॉइंग की अगर बात करेंगे तो एलॉय, ज़रा ये भी बताइएगा कि ये एलॉय जो होता है, पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जो एलॉय सजातीय मिश्रण होता है, यानी इसको हम सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को। तो ये अलॉय हमारा एक सोल्यूशन होता है। किस तरह का सोल्यूशन होता है? सॉलिड सोल्यूशन होता है, बिकॉज एक सॉलिड को सॉलिड से मिलके, जैसे जिंक है, अब जिंक में मैं कॉपर मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? जस्ते में तांबा मिला दूंगा तो ये बन जाएगा आपका ब्रास, ठीक है। कॉपर, और अगर इसमें मैं टिन मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज एज हम किसको बोलते हैं, जरा ये बताएंगे? ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैलिएबल का मतलब होता है पीट के किसी को अगर थिन शीट में, पतली चादर में अगर ब्रेक कर देंगे, उसको तब्दील कर देंगे तो उसको बोलते हैं मैलिएबल। डक्टाइल का मतलब होता है लंबे लंबे तार में खींच देंगे। और सोनरस का मतलब है टन टनाटन, टन टन टारा, बिल्कुल, जब टन 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 करता है मेटल तो उसको ही हम बोलते हैं सोनरसिटी। 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबा खींचा जा सकता है। रदरफोर्ड की अगर बात करें तो उन्होंने 1000, कुछ लोग 10,000 लिख रहे हैं, 10,000 नहीं होगा, 1000 एटम्स जो इन्होंने थिक गोल्ड की जो है फॉयल ली थी, और इन्होंने डिस्कवरी करी थी इसकी न्यूक्लियस की, केंद्रक की डिस्कवरी करी थी, साथ में इन्होंने प्रोटॉन्स की भी कर दी थी। इन्होंने बताया था कि किस तरह से एटम का पूरा जो मास होता है, बाहर होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल के बना होता है, वो सेंटर में रिसाइड करता है न्यूक्लियस में, और इन्हीं को दोनों को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जरा बताएंगे? और कोरोजन जो आयरन में लगता है उसको रस्टिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रस्टिंग सबको नहीं बोलते हैं, जो आयरन में लगती है। किस कलर की लगती है? रेडिश ब्राउन कलर की लगती है, आयरन ऑक्साइड की बना होता है। कॉपर में जो तांबे का में कोरोजन होता है वो कॉपर कार्बोनेट का होता है। ब्रॉन्ज एज हम बोलते हैं इंडस वाली सिविलाइजेशन को, जो चलता है 2500 से लेकर 1750 BC तक। ये लोग किसके बारे में नहीं जानते थे? लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे, लोहे के बारे में। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन और प्रोटॉन रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू व्हाट? ग्लूकोज किस में टूटता है? तो ग्लूकोज, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस होता है वहाँ पे ये बनता भी है 6CO2 + 6H2। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बन जाता है? C6H12O6 बनेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है।
और ये जो है फोटोसिंथेसिस किस तरह की हमारी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी या फिर हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लूकोज के बारे में ये है। ग्लूकोज कैसा है हमारा, मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब है सिंपल शुगर, एकदम सिंपल मोनोसैकेराइड हो गया। अच्छा, फ्रूट शुगर कौन सी होती है, फ्रूट शुगर का नाम बताएंगे। सीरियल्स जो अनाज में जो चीनी होती है वो कौन सी चीनी होती है, कौन सी आपकी शुगर होती है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, इसको ये पूरा आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जहाँ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म जो हमारा फ्लूइड मटेरियल होता है जो सेल के अंदर भरा होता है वो पाइरूवेट में टूटता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा, एनर्जी मिलेगी। देन अब यहाँ से ये 3 इसके पार्ट निकल आते हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, कमी है ऑक्सीजन की। तो सब में एनर्जी क्योंकि निकल रही है, तो रेस्पिरेशन को इसीलिए हम एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे CO2H2O ये कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन है जो हमारी सेल्स में होता है, कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, ATP, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ATP के फॉर्म में बनती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। यहाँ 2 ATP बनते हैं, यहाँ 36 ATP बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, सॉशस शेप का होता है। ये आपका डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनर मेम्ब्रेन में ये ATP बनता है और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस नेचर की होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है कुछ इस तरह की होती है। और ये जो घुमावदार ये देख रहे हैं इसको क्रिस्टे के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, इसका जरा बताएंगे कि इसका डायमीटर कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यहीं पर आपकी एनर्जी बनती है। और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन, लैक्टिक ये कहाँ पे होती है, मसल सेल्स में होती है। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से ही हमें मसल्स में क्रैम्प डेवलप होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी खासकर रनिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेस्पिरेशन नहीं होता है, एक तरह से इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है। और ये कहाँ पे होता है, ईस्ट वगैरह जो खमीर होते हैं वहाँ पे होता है। दारू वारू जब बनानी होती है ना तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, किसका, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं इसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एथेनॉल बन गया, CO2 और एनर्जी। मेथेनॉल को किस नाम से जानते हैं जरा बताएंगे, वुड स्प्रेट के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या होगा, पायरुविक एसिड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रूट शुगर जो होती है वो फ्रक्टोज होती है, फ्रूट शुगर होती है, फ्रक्टोज होती है। और सीरियल जो में अनाज में देखने को मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माल्टोस। ठीक है, माल्टोस उसको बोलते हैं जो सीरियल्स में देखने को मिलती है। अगला है, आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे कि आप ले लीजिए रूट, स्टेम्स, इनमें जो रिप्रोडक्शन इसके थ्रू रिप्रोडक्शन करवाते हैं उसको कौन सा मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सही है, 0.5 से लेके 1 जो माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक की इसका डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब सर रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन 2 तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल होता है, नहीं 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी, या फिर मैं बोल दूं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना। तो जो भी ट्रेट्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करेगा जो चाइल्ड होगा, या फिर जो भी आप बोल लो जो प्रोड्यूस हुआ ऑफस्प्रिंग, वो बहुत ही मैच करेंगे उससे, क्योंकि एक ही पेरेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन इसको बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि 2 में टूट जाता है, एक चीज़ 2 में टूट गई, इसको बाई मतलब 2। ये किस में होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, ये किस में होता है, अमीबा में होता है आपका। ये लशमैनिया जो होता है, लशमैनिया से कौन सा रोग होता है, लशमैनिया से कौन सी डिजीज़ होती है, अमीबा में कौन सा मेथड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन फॉलो करता है अमीबा। हाइड्रा की बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। हाइड्रा में फ्रैगमेंटेशन होता है। सर हम तो बडिंग पढ़े थे, तो लिखा तो है बडिंग इन हाइड्रा, मतलब दोनों करता है क्या। देखो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जब चीज़ें टूटती हैं और 2 बन जाती हैं। ये तो सर बाइनरी फिजन ही हो गया, उसकी तरह है लेकिन वो नहीं है। बाइनरी फिजन में आप ध्यान से देखें तो जब ऑफस्प्रिंग निकल के आते हैं तो पूरे 2 ऑफस्प्रिंग निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पूरे 2 ऑफस्प्रिंग नहीं है, ये कटे हुए आधे, ये अब धीरे धीरे डेवलप होंगे पूरे ऑफस्प्रिंग में। समझ में आया अंतर। तो फ्रैगमेंटेशन सिर्फ इसी में नहीं होता है, जो हमारे एल्गे होते हैं ना, जो हमारे शैवाल होते हैं, जैसे कि तुम स्पाइरोगैरा ले लो, तुम रेड एल्गे का कोई एग्जाम्पल ले लो, तुम क्लैमिडोमोनास ले लो, तुम क्लैडोफोरा ले लो, ये जो एल्गे होते हैं, शैवाल होते हैं, उनमें फ्रैगमेंटेशन होता है। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब है कि भाई कट गए, ठीक है,
ये कट गए और कट के अगर डेवलप हो जाता है, जैसे कि स्टार फिश हो गया, किस फाइलम से बिलोंग करता है? स्टार फिश। जैसे कि हमारा प्लेनेरिया हो गया, किस फाइलम से बिलोंग करता है? प्लेनेरिया। तो इनमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। ये प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टार फिश या प्लेनेरिया वेट करेंगे कि कब उनका एक्सीडेंट हो, कब उनको कोई आके काटे, तब वो रिप्रोड्यूस करें। नहीं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लेनेरिया आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है, लेकिन अगर मान लो कि एक्सीडेंट हो गया तो वो खुद को रीजनरेट करने की पावर रखते हैं। यू शुड नो दिस कि हमारा जो इंटरनल हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लिवर, उसमें अभी पावर ऑफ रीजनरेशन होती है ड्यू टू स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको कि क्यूपफर सेल्स के नाम से जानते हैं, क्यूपफर सेल्स। स्टारफिश जो बिलोंग करता है वो एचिनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करता है। प्लेनेरिया जो बिलोंग करता है वो प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम से बिलोंग करता है। प्लैटीहेल्मिन्थिस से हमारा टेप वर्म भी बिलोंग करता है और लिवर फ्लूक भी बिलोंग करता है। ठीक है, स्टारफिश से ही हमारा जैसे सी अर्चिन बिलोंग करता है। हाइड्रा की अगर हम बात करें तो आप बडिंग यानी मुकुलन इसको हिंदी में बोलते हैं। हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, इनमें देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है प्लांट में, जैसे कि आपने देखा होगा गुलाब है तो गुलाब की कली आपने तोड़ के लगा दी होगी अपने गमले में, ठीक है, उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। या फिर आपने कभी ये काम किया होगा कि दो गुलाब की जो स्टेम्स हैं उनको जोड़ दिया होगा, जैसे लाल और पीले को जोड़ दिया होगा तो पिंक गुलाब निकल आया होगा। तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आते हैं। जैसे कि ये जो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको जहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं, इसको तो कटिंग बोलते हैं, इसको तो कटिंग बोल देते हैं। एक होती है आपकी लेयरिंग होती है, जैसे नींबू में क्या होती है? लेयरिंग होती है। तो एक स्टेम को ऐसे खींच के लाएंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे, इसको बोलते हैं लेयरिंग। तो ये स्ट्रॉबेरी, लेमन, इन सब में देखने को मिलती है। इसको भी कुछ बोलते हैं, नाम अभी एकदम से याद नहीं आ रहा। तो कटिंग अगर आपको मनी प्लांट की हो गया, मनी प्लांट, रोज़, इनमें देखने को मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। या फिर जैसे कि आपने देखा होगा खाली मैदान होता है, बारिश के मौसम में वो खाली मैदान में घास उगाती है। घास किसी ने डाली तो है नहीं कि घास किसी ने उगाई है, अपने आप जमाती है। उसको भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो स्टेम्स हैं वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। ग्राफ्टिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो वो पड़ी हुई थी, वो जो जम आई है। और बैक्टीरिया में स्पोरुलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्थेनोजेनेसिस ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। स्पोर फॉर्मेशन ध्यान रखना। स्पोर फॉर्मेशन होता है जो हमारा फंगस होता है। जैसे फंगस में अगर मैं ले लूँ, जो हमारा ब्रेड मोल्ड होता है, जिसको राइजोपस के नाम से जानते हैं, राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। ब्रेड में जो फंगस लग जाती है ना, तो उसी को ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस बोलते हैं। तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। इसको बॉब और स्टिक, ये बॉब हो गया और ये स्टिक हो गया, बॉब और स्टिक इसको हम शेप बोलते हैं। इसी को ही हम स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। इसमें जो स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया गिरती है ब्रेड में और फैलती है क्या? वो फंगस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर इतनी चीज़? तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सा होता है, क्योंकि पूछ लेता है आपसे। विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया? भारत में दूसरा सर्वोच्च सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है? प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, या फिर राज्यपाल का है? तो सबसे बड़ा पद तो सबको पता है, प्रेसिडेंट है, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, है ना। वाइस प्रेसिडेंट सेकंड आ जाते हैं ऑर्डर में। वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स कौन से हैं? वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक चलते हैं। जल्दी से बताएंगे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 64 में क्या लिखा हुआ है? 63 में तो सबको पता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो लिखा हुआ है। 64 में क्या है, 65 में क्या है, 66 में क्या है, ये जल्दी से बता देंगे, 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट वाले। तो 64 में तो लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो, ये मैंने आपको बताया था। एक तो 64 आर्टिकल है और एक 89, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी कि अगर कोई भी देश का उपराष्ट्रपति बनेगा, जैसे अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी, तो वो अपने आप राज्यसभा का क्या बोलते हैं, सभापति बन जाएगा, ठीक है। राज्यसभा की पहली महिला सभापति का नाम बताना है। अभी मैंने आई थिंक पिछले लेक्चर में आपको बताया था। 65 की अगर बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, यानी कि कौन कौन से केसेस में, किन किन हालातों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई, कैजुअल वैकेंसी इन दी सेंस कि प्रेसिडेंट की मान लेते हैं कि एब्सेंट हैं, एब्सेंट इन दी सेंस कि किसी काम में गए हैं, ठीक है, या फिर किसी कारणवश भी वो एब्सेंट हैं, तो उस वजह से, या फिर वेकेंट सीट, वेकेंट किस केस में हो सकती है, जैसे इनकी डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर इनको इम्पीच कर दिया है प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट उनके फंक्शंस को निभाएंगे। अच्छा ये बताइए कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ये किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं? 66 में क्या लिखा हुआ है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव लिखा हुआ है। अब जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये कैसे होता है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति का होता है, जैसे कि हमारे राज्यसभा में होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें कौन कौन हिस्सा लेता है? ऑल एमपीज, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब हो गया इलेक्टेड वाले भी यानी निर्वाचित वाले भी, और नॉमिनेटेड यानी नामित वाले भी। क्यों मैंने ये बताया? क्योंकि नॉमिनेटेड वाले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जिसके बारे में आर्टिकल 52 से 62 के बारे में दिया हुआ है, इसके इलेक्शन में कौन हिस्सा लेते हैं? इलेक्टेड लोग हिस्सा लेते हैं। इलेक्टेड कौन? इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलए, ये लोग हिस्सा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन है ना, ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, दोनों एक दूसरे को देते हैं। उसी तरह जिस तरह लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर को देता है, और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देता है अपना रेजिग्नेशन लेटर। प्रेसिडेंट का ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हम यूएसए से लिए हैं, और प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 महाभियोग, वो भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इन इंडिया, जरा बताना ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया है? ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर। 16th, भारत में डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं? गोदावरी, घाघरा, लूनी या फिर कृष्णा? तो गोदावरी, दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, मंजीरा, पूर्णा, सबरी, मंजीरा, इंद्रवती, ये सब सहायक नदियाँ गोदावरी की। ठीक है, जिसको कि दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। घाघरा इसका सही आंसर होगा, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की, गंगा की सहायक नदी है। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए गंगा की सहायक नदियाँ गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये ऑर्डर पता होना चाहिए वैसे ही। अब ये मत बोलना लिखो सर, ठीक है, मैंने बोल दिया है, अब नहीं पता है तो आप लिखो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और रामगंगा। अब इसमें से जो घाघरा है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो वहाँ देखने को मिलती है, जिसको गैंजेटिक डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। और इसका एक प्यारा सा नाम है सुसु। सुसु इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये सांस लेती है ना, मतलब हवा निकालती है, इसका एक मतलब छेद सा होता है, ठीक है, तो मतलब सांस ही लेती है यूजुअली, तो उसमें ऐसे करके आवाज़ निकलती है सुसु करके, ठीक है, तो ये ऐसे करके। और सुसु से अब मुझे कुछ याद आया कि मैंने आपसे पूछा था लेशमैनिया से कौन सा रोग होता है, तो लेशमैनिया से रोग होता है काला आजार। काला आजार में जो स्प्लीन का साइज़ है वो बढ़ जाता है, छोटे बच्चों में पेट का साइज़ बढ़ जाता है, काली पड़ जाती है बॉडी। ये एक प्रोटोजोआ होता है। ट्रिपैनोसोमा जो प्रोटोजोआ है उससे हमारी स्लीपिंग सिकनेस होती है, और सेसे फ्लाइज जो होती हैं, सेसे फ्लाइज वो कैरियर होती हैं। काला आजार का कैरियर कौन होती हैं? सैंड फ्लाई कैरियर होती हैं इसका। लूनी नदी जो होती है ये डेजर्ट में खो जाती है, और ये एक तरह की हमारी सेलाइन रिवर, इसमें फ्रेश वाटर पीने योग्य नहीं बल्कि एल्कलाइन या फिर सेलाइन वाटर है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, और इसकी ट्रिब्यूटरी है तो हमें पता है भीम, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, ठीक है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा की, जो महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से ही। ठीक है, तो सूसू के नाम से जाना जाता है इसको, गैंजेटिक डॉल्फिन को। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान आपको बताना है। बिल्कुल सही है। बिग फुट बता दो सर जरा। जीवेश यादव, बिग फुट जो डिजीज़ होती है उसी वो फाइलेरिया की वजह से होती है। जो बिग फुट होता है, बड़ा सा पैर हो जाता है, वो फाइलेरिया की वजह से होता है। और जो फाइलेरिया होता है, जो वर्म्स होते हैं ये राउंड वर्म करके होते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाके बैठ जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये फाइलेरिया बढ़ाते हैं। और फाइलेरिया के लिए हमने सर्व दवा सेवन चला रखा है, सर्व दवा सेवन चला रखा है, जहाँ पे भारत सरकार ने 2027 तक का टारगेट रखा है इसको एलिमिनेट करने के लिए। और इसीलिए घर घर दवाई खिलाई जा रही है डिवर्मिंग की, सो दैट ये वर्म कीड़े अगर हैं किसी के स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मर जाएं, नहीं भी हैं तो ऐसा कोई इसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है अगर आप खा लेते हैं तो भी। ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये निमाटोडा या फिर एस्चेलमेंथिस फाइलम से बिलोंग करते हैं। ये हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, कब दिया था? 1798, 1798 में दिया था। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जल्दी से। ठीक है, ये तो आपसे लिखा जाएगा नहीं कमेंट सेक्शन में, पावर आवर शायद लगती नहीं है तो मैंने लिख दिया है अभी। ठीक है, ये बताइए लेवोइजर ने क्या दिया था, न्यूटन ने क्या दिया था, और डाल्टन ने क्या दिया था? तो लेवोइजर ने दिया था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैं इन शॉर्ट मास लिख रहा हूँ, है ना, यानी कि जो द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत है वो लेवोइजर ने दिया था। फिर अगर हम बात करेंगे तो कब दिया गया था, अगर पूछ ले तो 1789 में दिया गया था ये, 1789 में। आइजैक न्यूटन ने, तो यार आपको पता है न्यूटन को जो 3 नियम है वो बार बार पढ़ चुके हैं। डाल्टन ने एक तो एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, एक डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी चलता है काफ़ी मार्केट में आजकल। ठीक है,
लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि जैसे मान लो डाल्टन जी ये बोले थे, मान लो कोई हमने गैस से डाल दी एक, मान लो कोई कंटेनर है, तो उसमें वो कितना प्रेशर लगाएंगे उसकी वॉल्स पे, वो इज़ इक्वल, वो इक्वल होगा, जितनी भी गैसेस हैं वो इंडिविजुअली जो प्रेशर लगाएंगी किसी कंटेनर में, उसको ऐड करने पे, मीन सिंपल, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। डाल्टन जी ने ही जो केमिकल एलिमेंट के जो सिंबल्स थे, जो केमिकल एलिमेंट के सिंबल्स थे, उनको यूज़ किया था सबसे पहली बार। अच्छा, दिए किसने थे सिंबल सबसे पहले? सबसे पहले देने का काम किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम B से स्टार्ट होता है। कोई बताएगा क्या नाम था उनका जिन्होंने सिंबल दिए थे? जल्दी से बताइए। अगला सवाल, हेनरिक आइजैक न्यूटन नहीं होंगे भाई। और न्यूटन ने, ध्यान रखना, जो आपका पहला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसको डिस्कवर किया था न्यूटन ने, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन ये है कि जॉन बील मेला इज़ दी ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल यूज, जहाँ पे बार्टर सिस्टम अभी भी यूज़ होता है। तो पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ, दैट विल बी बर्जीलियस, ठीक है, बर्जीलियस होगा। और कौन से सिंबल यूज़ किए थे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखना, ये किसका सिंबल है, जल्दी बताओ, ये किसका सिंबल है, हाँ? और ये किसका सिंबल है, और ये जो है, एक सेकंड रुकना, ये किसका सिंबल है, और ये किसका सिंबल है? तो जो पहला वाला मैंने ड्रॉ किया है ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये फॉस्फोरस है जो बर्जीलियस ने दिए थे, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है जिसमें कि हल्की सी शेडिंग होती है अंदर, अभी डॉट नहीं होते हैं, अब डॉट में, ठीक है, शेडिंग होती है हल्की सी ब्लैक कलर की, हल्की सी, ठीक है। और ये होता है मरकरी, ठीक है, मरकरी विच इज़ दी ओनली लिक्विड मेटल। इसके अलॉय को अमलगम बोलते हैं, है ना। और कैसे याद रखेंगे, हाइड्रोजन में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये है एक बना हुआ डॉट। फॉस्फोरस की अगर जब हम बात करते हैं तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बताइए। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में, उसी से ये लिंक हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा। ऑक्सीजन O इस तरह से बना होता है, कार्बन में काला काला होता है, का से कार्बन, का से काला काला। मरकरी जो है वॉल्स में चिपक जाता है ना, इंटरनल वॉल्स पे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। जॉन बील मेला, अब ये कैसे कर सकते हैं आराम से, ऐसे कर सकते हैं आराम से कि भाई एक आपने नाम सुना होगा दीपोर बील करके एक लेक पड़ता है आपका, कहाँ पड़ता है दीपोर बील लेक? ये पड़ता है असम में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वैलेंस शेल में बिल्कुल 5 5 5 5 5 5 5 है। तो कितने की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 की, ठीक है, 3 की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है ना, तो 3 डंडी हैं, 1 2 3, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। और इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है फॉस्फोरस की? तो ये आपका टेट्रा एटॉमिक होता है, पढ़ाए थे, 4 एटॉमिसिटी होती है इसकी, टेट्रा एटॉमिक होता है। हाइड्रोजन बाई एटॉमिक होगा, ऑक्सीजन ये भी डाई एटॉमिक होगा, 2 एटॉमिसिटी होती है इसकी। मरकरी मोनो एटॉमिक होगा, सिंगल। कार्बन मोनो एटॉमिक होगा, ये भी आपका, है ना। हाँ जी, तो असम दीपोर, यहाँ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है तुम्हारे पास नहीं है, तो आओ एक्सचेंज कर लेते हैं, यही होता है बार्टर सिस्टम। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ज़रूरत है चावल की, तुम्हारे पास चावल है, मुझे ज़रूरत है गेहूं की, तुम्हारे पास गेहूं है, तो बस आ जाओ, तुम गेहूं तो हम चावल देंगे तुम्हें। समझ रहे हैं? मैंने गलत तो नहीं बोल दिया कुछ ऐसा? मतलब कि आई थिंक मैंने कुछ, चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने ये बोला कि जैसे तुम्हारे पास चावल है, मुझे चावल की ज़रूरत है, मेरे पास गेहूँ है, तुम्हें तो गेहूँ की ज़रूरत है, तो एक्सचेंज कर लेंगे हम। लेकिन इसमें आपको ये पता बहुत सारे क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है कि भाई अगर मान लो कि मेरे पास गेहूँ है, ठीक है, मुझे चावल चाहिए, लेकिन आपके पास चावल है ही नहीं, या फिर आपके पास है लेकिन आपको देना नहीं, आपको खुद खाना है, तो फिर यार मेरा तो काम बनेगा ही नहीं। तो दोनों साइड ऐसा होना चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है बार्टर सिस्टम में। और क्या होता है, और डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें आपकी वेल्थ कैरी नहीं हो सकती है। वेल्थ कैन नॉट बी कैरीड। वेल्थ कैन नॉट बी कैरीड का मतलब, मान लो मेरे पास, मैंने मेहनत कर करके मैंने ढेरों टन गेहूँ, अनाज जो भी है वो इकट्ठा कर लिया, मैंने बहुत प्रोडक्शन किया, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की।
अब भाई अगर वो गेहूँ कुछ टाइम पे सड़ जाएगा, मान लो मैंने खूब बहुत मेहनत करके मैंने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, मेरे आगे मान लो आने वाले जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं ना, उनके पास उसको कैरी ऑन किया जा सकता है। लेकिन बाटर सिस्टम में तो कैरी ऑन नहीं किया जा सकता। और जो बाटर सिस्टम है इसमें क्योंकि आपके पेरिशेबल चीज़ें होती हैं, मतलब पेरिशेबल का मतलब होता है जो सड़ जाती हैं, पेरिशेबल होती है ना, जैसे टमाटर है तो टमाटर क्या है, पेरिशेबल क्वांटिटी है, पेरिशेबल है यानी कि वो कुछ टाइम में सड़ जाएगी, तो पेरिशेबल का मतलब ये होता है। अच्छा, असम में ये जो फेस्टिवल होता है मैं आपको बता दूँ, जो जॉन बील मेला है, ये माघ बिहू करके जो फेस्टिवल होता है असम में, माघ बिहू क्या होता है, हाँ, तो माघ बिहू के कुछ दिन बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक्चुअल में होता ये है कि बिहू 3 तरह का होता है ना, ये पता है ना सभी को, बिहू 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? बोहाग बिहू, जो जिसको कि बोहाग बिहू होता है, और एक आपका माघ बिहू होता है, और आपका एक होता है काटी बिहू, काटी बिहू, ठीक है, काटी। तो जो माघ बिहू होता है जनवरी के महीने में होता है, बोहाग बिहू होता है जिसको रंगाली बिहू के नाम से जानते हैं, रंगाली। रंगोली कब खेली जाती है, रंगोली, रंग कब खेले जाते हैं भाई, मार्च अप्रैल के टाइम पे, चैत्र के महीने में, तो मार्च अप्रैल के टाइम पे होता है आपका, ठीक है। काटी, कटाई कब होती है, काटी होती है कार्तिक के महीने में, कार्तिक मतलब कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। तो माघ महीने के, माघ बिहू के कुछ दिन बाद बोहाग बिहू जो है न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। असम के फेस्टिवल को हम किस तरह से याद करते हैं, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो, कैसे कि असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के, कैसे, पटक पटक के, पटकाई, पटक पटक के मारा। क्यों? क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था। तो बिहू फेस्टिवल, बाइखो फेस्टिवल, बाइखो के अलावा बाईशागू फेस्टिवल, बाईशागू फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, अली आई लिगांग फेस्टिवल, अली आई लिगांग फेस्टिवल, ठीक है। एक और याद रखना, मैं दम मैफी फेस्टिवल, मैं दम मैफी फेस्टिवल, अम्बुबाची फेस्टिवल जो आपका कामाख्या देवी टेम्पल में लगता है गुवाहाटी में, और मजूली फेस्टिवल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। त्रिपुरा में कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा, बीजू फेस्टिवल हो जाएगा, गारिया फेस्टिवल हो जाएगा, हाई हक फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है, ये त्रिपुरा के हो जाएंगे। नागालैंड में नाग लोग बिल में रहते हैं, हॉर्न बिल, नागा ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं। बिल में किसको बुलाते हैं, बिल में बोलते हैं कि भाई नागिन को बुलाते हैं कि भाई शक्कर पड़ी हुई इसमें, सेक्रेनी फेस्टिवल हो गया और मुंह डाल के खा लो, तो मुआत्सू, ठीक है। तो मुआत्सू कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, और ट्राइब। हॉर्नबिल को हम किस नाम से जानते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। कितने दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिन, 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। मणिपुर में कौन से फेस्टिवल होते हैं, नगाई नगाई जिसके सरने में दिख जाए, गंग नगाई, लू नगाई, नगाई नगाई बस दिख जाए सीधा मणिपुर मारो। चेरोबा फेस्टिवल हो गया जो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल चेरोबा हो गया, ये आपके कहाँ के, मणिपुर के। और आपका क्या बोलते हैं उसको, लाई हरोबा, जो फेस्टिवल भी है और डांस भी है यहाँ का, मणिपुर का। और मिज़ोरम को किस नाम से जानते हैं, मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं। मणिपुर आपका लोकटक लेक है यहाँ पे, और यहीं पे केबो लैमजाओ नेशनल पार्क है जहाँ पे संगाई डियर देखने को मिलता है। फुमडिस फ्लोटिंग आइलैंड्स को बोलते हैं जो लोकटक लेक में देखने को मिलते हैं। वॉट आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड, स्वाद का पता लगाने वाले रिसेप्टर को क्या कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, सेंसरी या फिर केमिकल। फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स बिल्कुल सही लक्ष्य, उसको वंगाला को बोलते हैं। यस, आकृति भदौरिया ने बहुत अच्छा ऐड किया है, दैट इज़ कि बगुरुम्बा फेस्टिवल भी होता है। बगुरुम्बा जो फेस्टिवल होता है ना, बगुरुम्बा फेस्टिवल, ये बोडो ट्राइब सेलिब्रेट करती है। जो हमारी टी गार्डन्स होते हैं, टी गार्डन्स में वहाँ पे जोर हाट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, टी गार्डन्स में जोर हाट, बिल्कुल। बटरफ्लाई बैम्बू, यस, ठीक है, बटरफ्लाई फेस्टिवल बैम्बू, यस। तो व्हाट आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग द टेस्ट कॉल्ड, तो इनको हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलेंगे। ऑल्फैक्टरी तो हमारे स्मेल वाले हो जाएंगे, ठीक है, स्मेल वाले रिसेप्टर हो जाएंगे जो हमारे होते हैं ना। एक तो टच सेंसरी रिसेप्टर होता है, टच होता है, स्मेल होता है, हियरिंग होता है, टेस्ट होता है, और साइट यानी कि जो हम देखते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारा टेस्ट होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी तो आपका स्मेल होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए टंग का कौन सा पार्ट कैसा टेस्ट करता है। जो टिप होता है वो स्वीट स्वीट से टेस्ट करता है, जो एकदम अंदर वाला पार्ट होता है बिटर से टेस्ट करता है, जो किनारे वाला होता है वो सोर खट्टा टेस्ट करता है, ये ठीक है। तो ये पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो 20th क्वेश्चन इज दिस, नाट्य शास्त्र इज़ द फेमस ट्रेटिस ऑन ड्रामेटिक आर्ट। तुम लोगों ने आज मुझे याद नहीं दिलाया ना, क्यों? तुम लोगों ने एक चीज़ आज मुझे याद नहीं दिलाई, गेस करो क्या?
गर्दन घुमाना वाला कार्यक्रम आज तुम लोगों ने, हाँ इससे पकड़ लिया तुम लोगों ने। नेक रोटेट वाला, हाँ अच्छा याद दिलाया था तुम लोगों ने। हड्डी टूटिंग योगा, अच्छा याद दिलाया था तुम लोगों ने, हमने नहीं देखा। चलो तो नाट्य शास्त्र की अगर बात करेंगे तो इसको हम फिफ्थ वेद के नाम से जानते हैं। पांचवा वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बाद नाट्यशास्त्र इज दी फिफ्थ वेद। भरत मुनि ने कंपोज किया था इसको, जिसमें कि हमारे क्लासिकल डांसेस हैं। कितने क्लासिकल डांसेस है जरा बताएंगे। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी बुक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, ठीक है। इनके कोर्ट पोएट थे, उनका नाम क्या था जल्दी से बताएंगे, जिन्होंने इनकी बायोग्राफी हर्ष चरित्र लिखी थी, जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखे, और कालिदास ने मेघदूतम, कुमार संभवम, ठीक है, ऋतु संहारा, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र। तो ये किसके कोर्ट पोएट थे? ये चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। और हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट का क्या नाम था? बाणभट्ट था। और हर्षवर्धन की अगर बात करें तो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? पुष्यभूति डायनेस्टी, जिनकी कैपिटल क्या थी? कन्नौज थी। इनको किसने हराया था? पुलाकेशिन II ने हराया था नर्मदा नदी के बैंक्स पे, ठीक। क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं? हमारे 7 क्लासिकल डांसेस हैं अकॉर्डिंग टू दी संगीत नाटक अकेडमी। सबसे लास्ट में सन 2000 में कौन से क्लासिकल डांस को इंक्लूड किया गया था? 8वां क्लासिकल डांस कौन सा है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एज अ क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज कर रखा है? तो सन 2000 में सत्तरिया, जो कि असम का क्लासिकल डांस है, उसको क्लासिकल डांस का दर्जा मिला था। 8th जो है हमारा वो है छऊ। छऊ कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। जैसे बिहू 3 तरह का होता है, कौन कौन से 3 है? सराईकेला छऊ, सराईकेला जो उड़ीसा में होता है, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज जो उड़ीसा में होता है, सराईकेला जो झारखंड में होता है, और एक होता है आपका वेस्ट बंगाल में, जिसको पुरुलिया छऊ बोलते हैं। तो पुरुलिया कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। और फिफ्थ वेद अगर हम बात करें तो चारों वेद में से आपको पता है ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, 1028 हाइम्स है उसमें। सामवेद इज़ दी ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूज़िक। यजुर्वेद की अगर बात करें तो उसमें प्रेयर्स वगैरह दी हुई हैं। और बात अगर करें अथर्ववेद की तो उसमें मैजिकल स्पेल्स और चार्म्स दिए हुए हैं, यानी टोना टोटका एक तरह से दिया हुआ है अथर्ववेद की अगर बात करेंगे तो, ठीक है। और कमेंट में आप बताएंगे कि नाट्य शास्त्र में 2 स्टाइल ऑफ डांसेस मेंशन्ड है, एक सॉफ्ट डांस है और एक थोड़ा सा हार्ड टाइप ऑफ डांस है। सॉफ्ट वाले को क्या बोलते हैं और हार्ड वाले डांस को, जो एग्रेसिव फॉर्म ऑफ डांस है जिसको मैंने हार्ड लिखा है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी सर, हाँ वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, दैट इज़ अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर्स कंप्यूटर टेम्परेरली फॉर दैट सेशन इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मालवेयर बोलते हैं, बग, कुकी, या फिर कैश, लेकिन इसको हम कच्छे बोलते हैं, ठीक है। तो कैश, तो अगर सही आंसर की अगर बात करेंगे तो ये कुकी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक आप लोगों की कंप्यूटर की जैसे होता है, एक नहीं मल्टीपल क्लासेस होंगी। अमन सर आपका वो कंप्यूटर की क्लासेस लेने वाले हैं, ठीक है। मैलवेयर तो कोई अनइंटरप्टेड चीज़ अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाती है, जो हमारे कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर उनको हार्म कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैलवेयर बोलते हैं, यानी कि एक तरह का इट इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। हाँ जी, तो सॉफ्टवेयर है ये लेकिन मैलिशियस है। बग क्या होता है? तो बग एक तरह का कोई फ्लॉ आ जाना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में, उसको बग बोलते हैं। कच्चे क्या होते हैं? तो ये टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, ठीक है। इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। इसको CPU कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सॉफ्ट जो स्टाइल होता है उसको हम लास से बोलते हैं, और जो हार्ड टाइप का होता है उसको हम तांडव बोलते हैं। लास से वाला माता पार्वती से एसोसिएटेड है, और जो तांडव है वो भगवान शिव जी से एसोसिएटेड है। 22 विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व्स? तो सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स कहाँ पे हैं? 100 रुपये भेजे हैं सोनू मीना सर। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ूँ और कितने टाइम का? सोनू मीना जी, इस पे मैं, चलो क्योंकि आपने बोला है तो मैं अलग से रेलवे पे करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे आपको बताऊँगा, या फिर कल जो वीडियो आएगा सोनू जी उसमें मैं क्लियरली आपको सारी चीज़ें बता दूँगा, ठीक है। कैसे क्या होगा करंट अफेयर्स का, कैसे क्या आपको करना है, ठीक है।
कल मैं पूरा डिटेल में आपको वो जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो होगा उसमें कवर करेंगे। खैर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स जो प्रेजेंट डेटा है उसके हिसाब से उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आपको रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। कभी छत्तीसगढ़ आ जाता है तो कभी उड़ीसा आ जाता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे उड़ीसा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और अब हम कोल के रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ चुके हैं, बरीड सनशाइन बोलते हैं, एंथ्रेसाइट, बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट, पीट, सब कुछ देख चुके हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे जो कोल रिजर्व्स हैं वो कहाँ हैं। जैसे रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में, एब और तालचेर उड़ीसा में है। सिंगरेनी अगर बात करेंगे तो सिंगरेनी भी पड़ता है आपका कहाँ पे, ये भी आपका पड़ता है ये तो इसके नीचे तेलंगाना में, ठीक है, ये तेलंगाना में सिंगरेनी। लिग्नाइट जो है ये एक वैरायटी ऑफ कोल है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एंथ्रेसाइट, बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें जो एंथ्रेसाइट और बाइट्यूमिनस होता है ये सबसे हाई ग्रेड कोल माना जाता है, जिसको कि हम कोकिंग कोल के नाम से जानते हैं। कोकिंग कोल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसको मेटलर्जी में यूज़ करते हैं, तो इसको मेटलर्जिकल कोल के नाम से जाना जाता है। एंथ्रेसाइट और बाइट्यूमिनस जो हाई ग्रेड आयरन जो हाई ग्रेड कोल होता है। लिग्नाइट को ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं, और ये इंडिया में इसका 90% ब्राउन कोल यानी लिग्नाइट ये तमिलनाडु में है। पेंच और कान्हा आपका ये कान्हा आपका मध्य प्रदेश और क्या मध्य प्रदेश में मेनली, महाराष्ट्र के बॉर्डर में, और सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में। झरिया और बोकारो आपका झारखंड में है, झरिया, बोकारो, धनबाद वगैरह। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ये जम्मू एंड कश्मीर और खासकर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे आपको टर्शरी कोल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कौन सा कोल है, टर्शरी कोल है। शांत 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 शांत, चुप 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 चुप, अभी नहीं, हाँ बाद में। चौके है, अच्छा ठीक है, खा लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका टर्शरी कोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में और जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो कोल के बारे में वैसे हम लोग सारी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द विरूपाक्ष टेम्पल एट हम्पी इज डेडिकेटेड टू। हम्पी स्थित विरूपाक्ष मंदिर डैश को समर्पित है। लॉर्ड गणेश, शिव, विष्णु या फिर ब्रह्मा, किसको डेडिकेटेड है जो आपका ये टेम्पल है। उसको कुछ भी मिलता है ना तुरंत लेके आती है। अब चॉकलेट वगैरह दी गई होगी तो तुरंत लेके आई चौके। ठीक है, तो विरूपाक्ष टेम्पल एट हम्पी इज डेडिकेटेड टू। तो ये किसको डेडिकेटेड है, तो विरूपाक्ष जी जो हैं ये शिव जी के अवतार हैं। साउथ इंडिया में शिव जी को हम विरूपाक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये टेम्पल है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड शिवा का। अब विरूपाक्ष टेम्पल ध्यान रखिएगा 2 है हमारे, ठीक है। विरूपाक्ष टेम्पल 2 है, ठीक है। एक तो है हमारा हम्पी में, एक है हम्पी में और एक है आपका शांत, ठीक है। एक तो है हम्पी में, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। इसको नीचे छोड़ के आना पड़ेगा। चौके हम खा लेंगे, जाओ तो, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, नीचे चलते हैं मम्मा के पास। हाँ चौके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो 2 हमारे टेम्पल्स हैं विरूपाक्ष टेम्पल्स। एक तो हम्पी में है, ये जो हम्पी में है ये आपको पता होगा कि विजयनगर जो एम्पायर था उसकी कैपिटल थी, ठीक है। जो विजयनगर एम्पायर था उसकी कैपिटल थी, और इसका नाम जो है वो पंपा देवी में पड़ा था। जैसे आप शिव पार्वती सुनते हैं ना, तो ऐसे शिव जी को विरूपाक्ष बोलते हैं, पार्वती जी को पंपा देवी। तो पंपा देवी के नाम पे हम्पी का नाम पड़ा, और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था लक्कन दंडेशा ने, ठीक है। लक्कन दंडेशा कौन थे, ये एक तरह के ऐसे समझ सकते हो अमर नायक थे। अमर नायक कौन होते थे, मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। अमर नायक मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर में। तो उन्हीं के डायरेक्शंस में इसको बनाया गया था। और एक आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, पट्टाडक्कल में, ठीक है। पट्टाडक्कल कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इसको बनवाया था आपकी जो क्वीन लोक महादेवी थी, ठीक है। क्वीन लोक महादेवी,
ठीक है, जो कि चालुक्यन एम्पायर से जिनका लिंकेज था, जो चालुक्य एम्पायर से जिनका लिंकेज था, उन्होंने बनवाया था पट्टाडक्कल वाला। तो पता होना चाहिए किसने कहाँ का बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज? निम्नलिखित में से बफर हो रहा है, वॉइस में बफरिंग हो रही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी बताइएगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। तो क्वीन लोक महादेवी थी, ठीक है, क्वीन लोक महादेवी, ठीक है, जो कि चालुक्य एम्पायर से जिनका लिंकेज था, जो चालुक्य एम्पायर से जिनका लिंकेज था, उन्होंने बनवाए थे पट्टाडक्कल। एक बार जल्दी से बताइए। अभी ठीक है, अभी अभी ठीक है। वो मैं सोचा मेरा नेट गया। सर जी वॉइस कट रहा है। अभी तो ठीक होगा यार, मेरे में तो सही चल रहा है। हाँ, बफरिंग बफरिंग बफरिंग। अभी बताइएगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो ये तो फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है। भाई ब्लड प्रेशर कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता इस तरह से, ठीक है, मतलब इन्फेक्शियस नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं? निमोनिया किसकी वजह से होती है और किस पर्टिकुलर हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है? इन्फ्लुएंजा कैसी होती है? टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? तो अगर हम बात करें जो ब्लड प्रेशर इसको मेजर करते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर से, ठीक है, स्फिग्मो। क्या यार अभी भी, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकिएगा, मैं OBS में चेक कर लेता हूँ। सर वो पहले वाला बैकग्राउंड लगाइए। इसमें तो ऑडियो तो यार प्रॉपर दिखा रहा है, ठीक है, प्रॉपर ही दिखा रहा है इसमें तो। आई थिंक अब कुछ ही लोगों का होगा जो पीछे देख रहे होंगे, आई थिंक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर होगा। इसको ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर से। स्फिग्मो मैनोमीटर। जो स्टेथोस्कोप होता है उससे हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं। और टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा तो हमारा वायरस की वजह से होता है। जो टाइफॉइड होता है ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, सैल्मोनेला टाइफाई। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफाई। जो निमोनिया होता है ये किसको अफेक्ट करता है? ये लंग्स को अफेक्ट करता है। और लंग्स की जो आउटर हमारा वॉल्स होती हैं लंग्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? प्ल्यूरा बोलते हैं। और हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? एल्वेलाई जो होता है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में कौन से हिस्से में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जिनका नाम S से शुरू होता है? ज़रा बताइए। 25th, अ करंट I flows through a resistor. A source maintains a potential difference of V across the resistor. The energy supplied by the source in time is VI upon T, VI, VIT या फिर VIT स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो स्टोमेटा जो होते हैं, जो स्टोमेटा होता है, जो पत्ती होती है ना, पत्ती, उसके नीचे साइड में ये ओपनिंग्स होती हैं जिनको कि गार्ड सेल्स जो हैं इनको गार्ड करती हैं एक तरह से कि वो बंद होंगे या फिर खुलेंगे। जैसे कि जब मान लेते हैं पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये फूल जाते हैं गार्ड सेल्स और इसमें वाटर लॉस जो है उतना ज़्यादा, ठीक है, नहीं हो पाता है फिर। तो स्टोमेटा जो है ना सिर्फ एयर का जो एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करते हैं बल्कि वाटर का जो लॉस होता है, वाटर लॉस जो पेड़ों में होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है या गटेशन के थ्रू होता है। जो ट्रांसपिरेशन होता है वो दिन के समय होता है और स्टोमेटा से होता है। गटेशन रात में होता है और ये हाइडाथोड्स के थ्रू होता है, ठीक है, ये हाइडाथोड्स के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन आपका डे टाइम में होता है और ये आपका स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये एनर्जी जो सप्लाइड है ये आपका VIT फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है जल्दी से बताएंगे? जूल होती है। इसकी अगर हम बात करें CGHS यूनिट क्या होती है? CGS यूनिट तो ये होती है आपकी अर्ग। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26, हु सेड द फॉलोइंग व्हेन लेइंग द फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी ऑफ BHU? देयर इज नो साल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योर सेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर योर कंट्री मैन इन इंडिया। जिन्ना, बेसंत, गोखले या फिर गांधी?
तो ऐसा ज्वेलरी वॉलरी वाली जो बात करी थी BHU के इनाग्रेशन में, ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था साल। तो ये बोली थी गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। गोखले जी की अगर बात करेंगे तो ये गांधी जी और जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु थे ये। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब बनाई थी? जल्दी से बताइए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। एनी बेसंत की अगर बात करेंगे तो जो आपका हिंदू कॉलेज है, ठीक है, एक तो जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है ये इन्होंने बनाया था। जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है ना, ये 1898 में बनाया गया था। यही बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बना, ठीक है। और एनी बेसंत के रिगार्डिंग क्या क्या फैक्ट पता होने चाहिए? होम रूल लीग स्टार्ट करी थी इन्होंने 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने भी स्टार्ट करी थी, लेकिन दोनों लोगों ने अलग अलग करी थी। इनका हेडक्वार्टर था मद्रास में, बाल गंगाधर तिलक जी का हेडक्वार्टर था पूना में। इन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसको इन्होंने लीड किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो ये बनी थी न्यूयॉर्क में। HP ब्लाउत्स्की और MS ऑलकॉट ने बनाया था इसको, ठीक है, 1873 में। लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर डेयर मद्रास में शिफ्ट हुआ, जिसको बाद में लीड किया एनी बेसंत जी ने। एनी बेसंत जी कांग्रेस की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी साल 1917 में। जो कैलकाटा का सेशन हुआ था उसको इन्होंने लीड किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने 1905 बनाई थी गोखले जी ने। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे 2 हिंदू कॉलेज सेटअप हुए थे। कहाँ कहाँ हुए थे, कब हुए थे, पता होना चाहिए। तो एक तो 1791 में हुआ था, 1791 में। किसने किया था जरा बताएंगे? ये जो कि हुआ था आपका बनारस में। और एक हुआ था 1817 में, ये हुआ था कैलकाटा में। इसको किसने किया था जल्दी से कमेंट में लिख देंगे। तो 1791 की अगर बात करेंगे तो जोनाथन डंकन और कॉर्नवालिस ने मिल के सेटअप किया था। कॉर्नवालिस के रिगार्डिंग और क्या क्या बता चुका हूँ मैं आपको। 1817 में जो हुआ था इसको डेविड हरे और यहाँ पे और कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। कॉर्नवालिस के रिगार्डिंग ये है कि इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे, स्थायी बंदोबस्त 1793 में, जिसको कि ज़मींदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं। कॉर्नवालिस फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन मिर्ज़ापुर में इनकी बनी हुई है कब्र, कॉर्नवाली आंटी की, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम थर्मल एनर्जी? तो किस भारतीय राज्य में जो है तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है? तो अगर हम बात करें थर्मल, आपका CGL के लिए न्यू बैच कब आएगा? दीपिका स्वामी जी, न्यू बैच ही चल रहा है जो अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफी जिसमें चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी। अब न्यू बैच तो 1 साल बाद तो एटलीस्ट भूल जाइए 5-6 महीने तक तो यही बैच है जो अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंट में, ठीक है। मैं वैसे टाइप नहीं करने वाला हूँ कि भाई एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा ज्योग्राफी तो मैं फिर से नया बैच बोल के फिर से बोल दूँगा भाई नया बैच लॉन्च हो गया, आ जाओ जल्दी से, ठीक है। समझ रहे हो ना कि ऐसा होता है कि भाई मैंने ज्योग्राफी पढ़ा दी, अब मान लो हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ तो बोल दूँगा फिर से नया बैच, ठीक है, और आखिरी में फिर से मैं आपको ज्योग्राफी करा दूँगा। वो सब नहीं होगा, ठीक है। जो ऑफलाइन कोचिंग है फिर ऑनलाइन में भी होता है, ठीक है। बैच वही है, वही रहेगा। तो ये मध्य महाराष्ट्र आंसर होगा। महाराष्ट्र में थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इंडिया में पहली बात तो थर्मल एनर्जी सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहले बता दूँ। थर्मल एनर्जी का मतलब है कि जहाँ पे हीट थर्मल हीट के थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती है। मोस्टली यहाँ पे कोल का इस्तेमाल किया था, कोयले का। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये आपका कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक स्रोत ऊर्जा का, जो बहुत पहले से इस्तेमाल किया जाता आ रहा हो। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको कि हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है। विंड हो गया, सोलर हो गया, ये सब हमारे रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में आते हैं, ठीक है। थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनफील्ड राइफल्स दैट यूज्ड द ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस विच बिकेम द इमीडिएट रीजन ऑफ 1857 रिवोल्ट? तो आपको पता है जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ चुके हैं, रिवाइज करते हैं जल्दी से। कब स्टार्ट हुई थी? तो 8 अप्रैल को फांसी होती है मंगल पांडे जी को। 10 मई को एक तरह से ऑफिशियली दिल्ली चलो स्टार्ट करते हैं जो हमारे सैनिक होते हैं, इसीलिए इसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, बिकॉज सिपाही विद्रोह से ये शुरू हुआ था। मंगल पांडे जी 34th नेटिव इन्फेंट्री जो बंगाल की थी उससे बिलोंग करते थे, और उन्होंने अपने जो उनका क्या बोलते हैं ऑफिसर था उसकी हत्या इसीलिए कर दी थी बिकॉज यहाँ पे ये खबरें आई थी कि जो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस है उनका यूज़ किया जा रहा है किसमें? राइफल्स में, ठीक है। तो उसमें पॉर्क और बीफ का यूज़ किया जा रहा है इसलिए। देन उसके बाद हमें पता है कि 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? वीर सावरकर जी ने बोला था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से जनरल भक्त खां, और उन्होंने लीड किया था नाना साहब ने कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से,
और मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद से, बरेली से खान बहादुर ने, इन्होंने यहाँ से लीड किया था। देन मुग़ल शासक कौन था उस समय? बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय था। उसको देन बाद में रंगून जेल में डिपोर्ट कर दिया गया था, उसको जेल भेज दिया गया था, एंड ही वॉज द लास्ट मुग़ल रूलर। ठीक है। और ह्यू रोज़ ने झांसी से सप्रेस किया था, कॉलिन कैम्पबेल ने लखनऊ और कानपुर से सप्रेस किया था, और दिल्ली से किसने सप्रेस किया था ये आप कमेंट में बताएंगे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, कैनिंग उस समय वॉइस रॉय था। जब ये रिवोल्ट हुआ था तो वॉइस रॉय ये था, लेकिन ये जो हरकत करी थी एनफील्ड राइफल में ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज़ करने वाली, हेनरी हार्डिंग ने करी थी, जो उस समय क्या था, ये जो ब्रिटिश आर्मी थी उसका गवर्नर जनरल था ये हार्डिंग। ठीक है। हार्डिंग से आपको और क्या चीज़ें याद आनी चाहिए कि हार्डिंग के जो सेकंड था, हार्डिंग सेकंड, ये एक वॉइस रॉय था। इसके टाइम पे 1911 में एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था, जहाँ पे अनाउंस किया गया था कि अब से इंडिया की कैपिटल कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी, और 1912 में दिल्ली कैपिटल बन गई थी। डलहौजी क्या था? डलहौजी जस्ट इसके पहले 1856 में ही वो गया था अपनी पद छोड़ के, अपनी कुर्सी छोड़ के वॉइस रॉय की। वॉइस रॉय की नहीं, वॉइस रॉय तो सर 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है वहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बनाया जाता है। तो डलहौजी वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ था? 1853 में पहली ट्रेन चली थी, बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। और विडो मैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में। ये लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन द ईयर 1848। सतारा 1849 में कैप्चर किया था, संबलपुर जैतपुर 1849 में किया था, उदयपुर 1852 में किया था, झांसी 1853 में किया था, नागपुर 1844 में किया था। ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। और अगर डलहौजी की अगर बात करेंगे तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई कैनिंग पहला वॉइस रॉय बना था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, जिसको कि हम क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल फोक थिएटर फ्रॉम द महाराष्ट्र। यस, हिमांशु रावत ने वो चेरी बिल्कुल सही लिखा है, मैं समझ गया आपने चेरी क्यों लिखा है। इसने ही बोला था कि जो अवध को ये बोला था कि इट इज़ अ चेरी विच इज़ जस्ट, मतलब चेरी ये ड्रॉप बस होने वाली किसके माउथ में? ब्रिटिशर्स के मुंह में। अवध के लिए इसी ने स्टेटमेंट दी थी। और पोस्टल रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है कौन? डलहौजी। ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ महाराष्ट्र, रासलीला, नौटंकी, ये सब यूपी की हैं। स्वांग की बात करेंगे, ये भी राजस्थान, हरियाणा, यूपी, जो मालवा रीजन हो गया मध्य प्रदेश का, वहाँ पे ये सब वहाँ पे है। ठीक है, तमाशा होगा। महाराष्ट्र के डांसेस को हमने कैसे याद किया था कि एक कोली वड़ा पाव लाना। ठीक है, अनुष्का शर्मा बोल रही हैं एक कोली वड़ा पाव लाना लाना। तो फिर कोहली जी बोले लेज़ी कहीं की, दफ़ा हो जा, तमाशा मत कर यहाँ पे। ठीक है, तमाशा मत कर, नहीं तो मैं जो ढंग की मौनी है, ठीक है, ढंग की मौनी है, उसके पास चला जाऊँगा। कोली डांस, पाव डाव डांस, लावनी डांस, लेजिम डांस, गफ़ा डांस, तमाशा डांस, ढांगारी डांस, ढांगारी डांस और मौनी डांस, ये डांसेस कहाँ के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के। ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन CFC? निम्नलिखित में से किसमें CFC होता है? CFC क्या बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है किसमें? जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनमें। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जो कि हमारे किसके लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं? जो ओजोन लेयर होती है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर की लेयर में देखने को मिलती है? इसकी थिकनेस को किससे मेजर करते हैं? ये डे कब सेलिब्रेट करते हैं और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ओजोन लेयर ट्राई एटॉमिक है पहली बात तो, और आपको देखने को मिलेगी स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में लगभग 35 किलोमीटर की जो हाइट होती है वहाँ पे देखने को मिलेगी। थिकनेस इसकी मेजर करते हैं डॉब्सन यूनिट से, डॉब्सन इकाई से। जो डे होता है वो 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, 16 सितंबर को। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज 16 सितंबर 1987 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल खालिस्तान में क्या हुआ था? आपका हुआ था एक प्रोटोकॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, कि किस तरह से हम CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लिमिट कर सकते हैं। इसको लेके यहाँ पे हुआ था एक कन्वेंशन। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे हमारे ख़त्म। जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना क्या स्कोर किया। ये PDF आपको परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अलग से ये बैच बना हुआ है, RRB NTPC का जो ये बैच है। कल आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा जहाँ पर रेलवे का जो ALP टेक्नीशियन RPF SI की जो डेट्स आई हैं ऑफिशियल, ठीक है, JEE, इसको लेके 40 दिन के अंदर हम लोग कुछ बहुत ही
घमासान टाइप करने वाले हैं जीके और साइंस को लेकर बात आती है। तो ये एनटीपीसी के स्टूडेंट्स को भी हेल्प करने वाला है इमेंसली आपकी प्रिपरेशन, जो क्योंकि आपका इसके बाद ही होने वाला है, तो आपका पहले ही सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। तो एनटीपीसी वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, क्या बात अच्छी हो जाएगी कि आपकी सारी चीज़ें पहले ही हो जाएंगी जो हम लोग करेंगे। क्या करेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा उस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, किसका कितना स्कोर आया बताएंगे। बुक प्रिंटिंग का एक शॉर्ट वीडियो डाल दीजिए। ठीक है, डालते हैं। 29 नंबर आए हैं। ठीक है, 22। और जो लोग इस बैच में 3.0 में, उनको नोट्स वाले बैच में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं, उसी में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 19 आए योगिता देवाशीष सिंह 100। अच्छा 100 आ गए नंबर 30 में, क्या बात है। हाँ, फिर अगर हम बात करें 23 आए हिमांशु रावत। ओके, स्टडी विद विकी 29। कूपन कोड नहीं है विकास जी कोई। 27 जॉय राजपूत, हिमांशु रावत 23। ठीक है, 25 गौरव चौधरी। ठीक है, अच्छे हैं मार्क्स। मोस्टली यार हम लोग लिग्नाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, कोल की अगर बात करें। मैं एसएससी के साथ बीपीएससी टीचर की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरा मैसेज रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जीके की बैच 2 बीपीएससी टीचर के लिए सफिशिएंट है। अब मैंने पेपर देखा नहीं राना अंकित जी कैसा बीपीएससी टीचर का आता है, तो आप एक बार देख लीजिए। अगर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही है तो फिर सफिशिएंट है काफ़ी हद तक। ठीक है, आपको अलग अलग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो एसएससी जी के बैच 3.0 में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, परमार जी के बैच 3.0 में, उसी को बार बार करिए। आप मल्टीपल एग्जाम क्रैक करेंगे लाइन से, जी के में आपको दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन आप एक बार करिए तो अच्छे से। 27 आए हैं। ठीक है, प्राशनाथी सोनू के, सौरभ 25, अभिजीत 11, शुभम 5। ओके ठीक है, दिल जले नाम देखो, दिल जले 20। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। 5 नंबर आया, कोई बात नहीं अमन, इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं कल स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। थैंक यू। PDF फॉर्मार एसएससी टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन कर लीजिए। और नोट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा दिलजीत गुप्ता कोई नहीं, प्रीवियस वाले भी आप कवर कर लीजिए, है ना। थैंक यू।